नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल पर। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर देश दुनिया की ताजा ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में आपको बताएंगे किसान आंदोलन को लेकर पल पल की क्या कुछ ब्रेकिंग न्यूज अपडेट सामने आ रही है। इसी के साथ में आपको बताएंगे पहली बार आज पश्चिम बंगाल में महापंचायत करेंगे किसान नेता, और इसी के साथ में आपको बताएंगे आपको पूरे दिन का क्या कार्यक्रम है किसान नेताओं का पश्चिम बंगाल के अंदर। इसी के साथ में जानेंगे एक और बड़ी खबर में, जिसमें 15 और 26 तारीख के बीच में भी कई सारे होंगे कार्यक्रम, इसको लेकर किया गया है ऐलान। और इसी के साथ में होली को लेकर भी किसान नेताओं की तरफ से क्या कुछ किया जाएगा, इसका भी ऐलान किया गया है। तो दोस्तों, क्या कुछ फैसला लिया है किसान मोर्चा ने, इसकी अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि पूरे 5 राज्यों के अंदर किसान मोर्चा संभालेगा मोर्चा। और इसी के साथ में आपको बताएंगे कि मोदी के मंत्री पर लगे हैं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। और इसी के साथ में आपको बताएंगे मनोहर लाल खट्टर सरकार का समर्थन करने वाले विधायकों का जमकर विरोध हो रहा है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के द्वारा तीनों कृषि कानून को वापस करने और एमएसपी पर कानून बनाने के साथ साथ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने की मांग का समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय जवान और जय किसान जरूर लिखेगा। साथ ही साथ दोस्तों, इससे इतर अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। चलते हैं पहली और महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के रण में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एंट्री की गई है। 12 मार्च यानी आज से किसान महापंचायत का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि 5 राज्यों के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किसान मोर्चा की तरफ से यह ऐलान किया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के बीच में जुबानी जंग लगातार जारी है। और इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने नंदीग्राम में 13 मार्च को किसान महापंचायत का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा 12 से लेकर 14 मार्च तक पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में जाकर किसान महापंचायत का ऐलान के तहत महापंचायत करने वाले हैं। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 13 मार्च को नंदीग्राम और 14 मार्च को सिंगूर में किसान महापंचायत की जाएगी। और इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दिया गया है बयान, जिसमें बताया गया है कि आज 12:30 बजे कोलकाता के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और इसी के साथ में 2:30 बजे गांधी प्रतिमा के पास रामलीला पार्क के अंदर वाहन रैली की जाएगी। और 3 बजे से लेकर 6 बजे तक रामलीला पार्क के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर किसान मजदूर महासभा का आयोजन किया जाएगा। इस महापंचायत के बाद खालसा स्कूल भवानीपुर के अंदर 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक बुद्धिजीवियों के साथ भी बैठक की जाएगी। यानी 13 मार्च को भी 11 बजे से मायो रोड पर किसान महापंचायत होगी, जिसके बाद शाम 4 बजे नंदीग्राम के अंदर किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ में आपको बता दें कि 14 मार्च को 11 बजे सिंगूर के रतनपुर कल्पना टॉकीज में महापंचायत की जाएगी। और इसी के साथ ही आसनसोल के अंदर भी किसानों के द्वारा महापंचायत 4 बजे इसी दिन की जाएगी। और एक और जानकारी की माने तो किसान नेताओं ने देश भर के अंदर चल रहे चुनाव को लेकर ये अपडेट दिया है और बताया है कि देश भर के अंदर किसान चुनावी राज्यों के सभी किसानों से बातचीत करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर किसी भी पार्टी को वोट देने, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील करेंगे। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के अंदर मुहिम इस तरह से लगातार चलाई जाएगी। ये बड़ी अपडेट सामने आती है, इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है? क्या पश्चिम बंगाल के अंदर किसान महापंचायत के बाद कोई बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि ये ज्यादातर वह इलाके हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 2019 के अंदर कई सारी सीटें जीतने को मिली थी। और एक और जानकारी की माने तो किसान मोर्चा की तरफ से 15 और 26 मार्च के अलावा भी कई सारे ऐलान किए गए हैं, जिसमें 19 मार्च को मंडियों के बाहर प्रदर्शन का प्लान बनाया गया है। और 23 मार्च को शहीदी दिवस पर भगत सिंह जो पीली पगड़ी पहनते थे उसे पहनकर प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ में 26 तारीख को तो आपको पता ही है कि सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक के लिए चक्का जाम किया जाएगा। भारत बंद का ऐलान किया गया है। और इसी के साथ में 28 तारीख यानी होली के दिन तीनों कानून के प्रतियों को जलाकर किया जाएगा विरोध, यानी उनके कानून के फोटोकॉपी को जलाकर अपना विरोध जताया जाएगा। किसान नेताओं की तरफ से इससे पहले भी ऐसा किया गया है, जिसमें जबरदस्त जन समर्थन देखने को भी मिला था। और एक और अपडेट की माने तो कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन के 105 दिन पूरे हो गए हैं। किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा है कि किसानों की टीम विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों के अंदर जाएगी और लोगों से अपील करेगी कि भाजपा को छोड़कर किसी को भी वोट दे। हमने टीमों का गठन भी कर लिया है। ये अपडेट संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दिया गया है। और एक और जानकारी की माने तो राकेश टिकैत के नंदीग्राम में 13 तारीख को होने वाले महापंचायत को लेकर बोले, कहा लोगों से पूछेंगे क्या उनको एमएसपी मिला या नहीं मिला। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून के विरोध के साथ साथ राकेश टिकैत ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में जाने के बाद नंदीग्राम और कोलकाता के अंदर महापंचायत में पूछेंगे कि क्या वहाँ के किसानों को एमएसपी पूरा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसी के साथ में किसान नेता उनसे बातचीत करने वाले हैं। और एक और अपडेट की माने तो हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार भले ही कांग्रेस पार्टी की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में बड़े अंतर से जीत हासिल कर गई हो, लेकिन अब किसान संगठनों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब किसान संगठन ने बीजेपी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन सरकार को समर्थन देने वाले विधायकों के बॉयकॉट की अपील की है। यही नहीं, इन विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन भी किए जाएंगे। आंदोलनरत तमाम किसान संगठनों के समूह संयुक्त किसान मोर्चा ने विधायकों के बॉयकॉट की अपील की है। और यही नहीं बल्कि विरोध भी जताया जाएगा, इस तरह की भी जानकारी आ रही है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किए गए विरोध के बाद अम्बाला में स्थानीय विधायक असीम गोयल के घर के बाहर किसान
संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया है। दरअसल विश्वास मत प्रस्ताव पर बहस के दौरान असीम गोयल ने अपने भाषण में 26 जनवरी को हिंसा करने वाले लोगों को एंटी नेशनल बता दिया था। इसके बाद विधायक ने सफाई देते हुए कहा था कि जेएनयू के कुछ छात्रों की ओर से की गई विवादित नारेबाजी के बारे में उन्होंने यह बयान दिया था। उन्होंने किसानों को टारगेट नहीं किया है। असीम गोयल के अलावा निर्दलीय विधायक गोपाल गोयल कांडा के घर के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। किसान मोर्चा की तरफ से सिरसा की सीट से विधायक का भी जमकर विरोध किया गया है। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के पक्ष में वोटिंग की थी, जिसका विरोध संयुक्त किसान मोर्चा के कहने के बाद किसान नेताओं ने किया है। और एक और जानकारी की माने तो बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह की मांग है कि सैटेलाइट से देखा जाए कि किसने ममता बनर्जी को मारा है। नंदीग्राम में विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के दौरान अज्ञात शरारती तत्वों के द्वारा कथित रूप से ममता बनर्जी को धक्का देने के साथ ही वह चोटिल हो गई है, जिसके बाद अब पश्चिम बंगाल की सियासत में काफी ज्यादा बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। लेकिन इस बीच बीजेपी के नेता है जिन्होंने बयान देते हुए कहा है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और सैटेलाइट से देखना चाहिए कि आखिर उनको किसने धक्का दिया है। यानी बीजेपी के नेता समझ गए हैं कि इस पूरे मामले को लेकर भाजपा की तरफ से जो भी बयान सामने आ रहा है, सारे बयान बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। चाहे कोई बीजेपी का नेता इसे ड्रामा बता रहा है, उसे भी जनता को समझाना मुश्किल हो रहा है। और इसी के साथ में जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, उसके बाद तो ममता बनर्जी को वैसे भी बंगाल के चुनाव में एक बड़ा समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर ममता बनर्जी के साथ जो घटना हुई है, उसके बाद बीजेपी बैकफुट पर है और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की तरफ से कोई ट्वीट भी नहीं सामने आया है। हालांकि ऐसे मामले को लेकर अमूमन प्रधानमंत्री बयान जारी करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया, जो दिखाता है कि बंगाल के अंदर बीजेपी फूक फूक कर कदम रखने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये एक ऐसा मामला है जिसको लेकर बीजेपी चौतरफा फंस गई है। और एक और जानकारी की माने तो स्कैनिया लग्जरी बस मामले को लेकर नितिन गडकरी के खिलाफ कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री के खिलाफ कई सारे आरोप लगे हैं। दरअसल दोस्तों, आ रही है बड़ी अपडेट, जिसमें स्वीडन की बस और ट्रक निर्माता कंपनी स्कैनिया ने कहा है कि कंपनी ने भारत के अंदर परिचालन के विषय में की गई एक आंतरिक जांच में वरिष्ठ प्रबंधन सहित कर्मचारियों के दुराचार के सबूत मिले हैं। इसमें शामिल सभी लोगों ने कंपनी छोड़ दी है। स्वीडन के मीडिया चैनल की तरफ से भी ये बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि पूरा मामला कुछ इस प्रकार है, जहां पर स्वीडन की मीडिया ने दावा किया है कि 2013 से लेकर 2016 के बीच में 7 भारतीय राज्यों के अंदर बस का अनुबंध पाने के लिए रिश्वत दी गई थी। एसवीटी ने अपनी खबर में ये भी कहा है कि स्कैनिया ने एक खास बस एक कंपनी को दी थी, जिसका संबंध भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से था। इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। और इसी के साथ में इस खबर के अनुसार यह बस गडकरी की बेटी की शादी के लिए दिए गए थे और इसका पूरा भुगतान नहीं किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार इस बस को स्कैनिया के डीलर के माध्यम से बेचा गया था, जिन्होंने किसी ऐसी कंपनी को बस बेची या लीज पर दी थी जिसका संबंध गडकरी के बेटों से था। इस तरह के दावे किए गए हैं, जिसके बाद गडकरी के मंत्रालय की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर स्पष्टीकरण सामने आया है। आपको बता दें कि गडकरी ने मीडिया के उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें इस तरह के दावे किए गए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि स्वीडन की बस निर्माता कंपनी स्कैनिया ने नवंबर 2016 में जिस कंपनी को लग्जरी बस दी थी, उसका नितिन गडकरी के बेटे से घनिष्ठ संबंध था। ये जो दावा किया जा रहा है, ये गलत है और भ्रामक है। इस तरह से नितिन गडकरी के कार्यालय से कहा गया है कि दुर्भावनापूर्ण, मनगढ़ंत और निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं, इस पूरे मामले को लेकर दो तरह के बयान आ रहे हैं। एक तरफ मंत्री जी की सफाई आ रही है और दूसरी तरफ इस तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और जानकारी की माने तो गुजरात कांग्रेस में जबरदस्त हलचल की खबर सामने आई है, जहां पर हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी से अपनी नाराजगी जाहिर बीते दिन कर दी थी। लेकिन अभी अपडेट है जिसमें एनसीपी के चीफ शरद पवार से उनकी मुलाकात होने वाली है और शरद पवार से मुलाकात करने के बाद हो सकता है कि कुछ बड़े फैसले हार्दिक पटेल ले ले और कांग्रेस पार्टी से अपने आप को अलग भी कर सकते हैं। क्योंकि गुजरात के अंदर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की हालत दिखाई दे रही है और जिस तरह से कांग्रेस में उनको बड़ा रोल नहीं मिल रहा है, उसके बाद उन्होंने अपनी नाराजगी बीते दिन जाहिर भी कर दी थी। और अभी अपडेट आई है जिसको लेकर आप कह सकते हैं कि अब गुजरात के अंदर कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। और एक और अपडेट की माने तो भारत के लोकतंत्र को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिस पर देश की मीडिया बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि स्वीडिश इंस्टीट्यूट रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के अंदर लोकतंत्र नहीं है, बल्कि चुनावी तानाशाही है। यहाँ पर केवल चुनाव होते हैं, जिसके बाद तानाशाही की जाती है। लोकतंत्र का इस्तेमाल नहीं होता है, लोकतंत्र नहीं होता है। इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। स्वीडन के स्थित एक इंस्टीट्यूट ने अपने रिसर्च में कहा है कि भारत अब चुनावी लोकतंत्र नहीं रहा, बल्कि चुनावी तानाशाही में तब्दील हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में भाजपा और नरेंद्र मोदी की जीत के बाद देश का लोकतांत्रिक स्वरूप काफी कमजोर हो गया है। अब ये तानाशाह की स्थिति में आ गए हैं। गोथेनबर्ग के विश्वविद्यालय स्थित एक स्वतंत्र शोध संस्थान वीडैम की तरफ से कराए गए विश्लेषण में ये जानकारी दी गई है। इससे पहले उन्होंने पिछली रिपोर्ट में कहा था कि भारत अपने लोकतंत्र का दर्जा खोने की कगार पर है। यानी इस तरह के दावे किए गए हैं, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियों को मुद्दा भी मिला है और मोदी सरकार को घेरने का मौका भी। एक और जानकारी की माने तो अस्पताल में भर्ती ममता बनर्जी की तरफ से आया है बयान। उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ और 13 मार्च से एक बार फिर से करूंगी चुनाव प्रचार प्रसार। उनकी तरफ से कहा गया है कि स्ट्रेचर पर बैठकर ही करूंगी प्रचार प्रसार, लेकिन
लेकिन जनता के बीच जाऊंगी और उनसे समर्थन की मांग भी करूंगी। और एक और अपडेट की माने दोस्तों तो बीजेपी नेताओं की तरफ से बड़े सारे आरोप लगाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल को लेकर कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में गली गली में फैक्ट्रियां चल रही है बम बनाने की, लेकिन अमित शाह के दावे के अलग गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि बंगाल में बम बनाने की फैक्ट्री की कोई जानकारी नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले की तरफ से आरटीआई याचिका के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खुलासा किया है कि उसके पास पश्चिम बंगाल के अंदर बम फैक्ट्री से जुड़ी हुई कोई जानकारी नहीं है। अक्टूबर 2020 के अंदर एक टेलीविजन इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि वहां पर हर जिले में बम बनाने की फैक्ट्री है, जिसके बाद उनका जो इंटरव्यू आया था उसके बाद आरटीआई डाला गया है और आरटीआई में एक खबर सामने आई है। यानी आप समझ सकते हैं कि गृह मंत्रालय की तरफ से दिया गया बयान और गृह मंत्री के बयान में कितना अंतर है। एक और जानकारी की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर कांग्रेस पार्टी का बड़ा हमला, घोटाले का पर्दाफाश करते हुए मांगी है जांच कराने की मांग। और इसी के साथ में आपको बता दें कि बस के अनुबंध के मामले को लेकर नितिन गडकरी के खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद मोदी सरकार से मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले की जांच जल्द से जल्द की जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो। और एक और जानकारी की माने तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुई हिंसा के मामले को लेकर आज यानी शुक्रवार को पार्टी के कार्यकर्ता मुंह पर बांधेंगे काली पट्टी और करेंगे जगह जगह विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें कि टीएमसी ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उन्होंने टीएमसी की तरफ से इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया है, जबकि बीजेपी समेत अन्य विपक्षी पार्टी इसे पॉलिटिकल ड्रामा बता रही है। एक और जानकारी की माने तो 9 को डीजीपी को हटाया गया, 10 तारीख को मुख्यमंत्री पर हमला हुआ। टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी में लिखकर क्रोनोलॉजी समझाई है। कोलकाता में चुनाव आयोग से मिलने के बाद टीएमसी सरकार डेरेक ओब्रायन ने वहां की जो कोई भी मुख्यमंत्री पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह की मांग उठाई है। इसी के साथ उन्होंने बताया है कि Z+ सिक्योरिटी होने के बावजूद एक मुख्यमंत्री और चुनाव प्रत्याशी पर इस तरह से हमला कैसे हो सकता है। यानी कुल मिलाकर राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और मांग की है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने एक सवाल भी पूछा है कि आखिर 9 तारीख को डीजीपी को बदला जाता है और 10 तारीख को मुख्यमंत्री पर हमला कैसे हो जाता है, क्या इसके पीछे कोई क्रोनोलॉजी है। इलेक्शन कमीशन को इस पूरे मामले को लेकर जानकारी टीएमसी की तरफ से दी गई है। एक और जानकारी की माने तो ममता बनर्जी पर कथित हमले को लेकर ममता बनर्जी के भतीजा अभिषेक बनर्जी का बयान, कहा बीजेपी तैयार हो जाओ। और एक और अपडेट की माने तो डेमोक्रेटिक रिपोर्ट का हवाला देकर राहुल गांधी ने देश के अंदर लोकतंत्र खत्म होने को लेकर बड़ी बात करते हुए कहा है कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं रहा, भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा है। इसी के साथ में एक और अपडेट है जहां पर चीन ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक बड़े डैम प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। भारत बांग्लादेश पर भी इसका असर पड़ेगा। चीन की सदन के अंदर गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश की सटी सीमा के पास तिब्बत के यारलुंग जंगबो नदी पर एक प्रमुख बांध और विद्युत प्लांट बनाने को लेकर मंजूरी दी गई है। चीन के 14वीं पंचवर्षीय योजना के हिस्से के रूप में इस परियोजना को गुरुवार को अपने समापन सत्र में नेशनल पीपल्स कांग्रेस द्वारा मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में इस तरह के बांध बनाए जाने के बाद भारत के कई हिस्सों में इससे प्रभाव देखने को मिलेगा, खासकर असम और उसके क्षेत्रों के अंदर। और इसी के साथ में म्यांमार के अंदर भी कई सारे दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। एक और अपडेट की माने तो यूपी में निषाद समाज को लुभाने की होड़ लगातार जारी है। प्रियंका गांधी के बाद अब प्रयागराज का दौरा करेगी बीजेपी। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी किया जा सकता है दौरा। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी की तरफ से निषादों की बस्ती में पहुंचकर पंचायत की गई थी और यूपी में 13% निषाद वोट है और इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। प्रियंका गांधी के जाते ही इसमें समाजवादी पार्टी और बीजेपी भी मैदान में उतरी है। सबने प्रयागराज में बैठकर दावा किया है कि निषादों की सबसे बड़ी हिमायती वो पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से निषाद यात्रा निकाली जा रही है, जिसके तहत सभी लोगों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। और एक और अपडेट की माने तो रवनीश सिंह बिट्टू को लोकसभा के अंदर नेता का विपक्ष का चेहरा बनाया गया है, नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को हटाकर रवनीश सिंह बिट्टू को लोकसभा के अंदर नेता विपक्ष चुना गया है। और एक और जानकारी की माने तो महाराष्ट्र के अंदर कोरोना के चलते छठी बार एमपीएससी की परीक्षा रद्द हो गई है। गुस्साए लोगों ने आंदोलन किया है। उद्धव ठाकरे के मंत्री बोले, कहा बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। महाराष्ट्र के नागपुर और कई दूसरे शहरों के अंदर बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए लॉकडाउन लगाने का फैसला स्थानीय प्रशासन की तरफ से किया गया है, जिसके बाद नागपुर में 15 मार्च से लेकर 21 मार्च तक आंशिक तौर पर लॉकडाउन लगाया जाएगा। और इस दौरान परीक्षाओं को एक बार फिर से रद्द करने को लेकर लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। एक और जानकारी की माने तो सीएम ममता बनर्जी के साथ हुई घटना पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के अधिकारियों से मांगी है रिपोर्ट। वहीं पर 4 साल में कांग्रेस पार्टी के 170 विधायकों ने छोड़ी है पार्टी। एडीआर की रिपोर्ट में हुआ है खुलासा। चुनावी एवं राजनीतिक सुधारों की पैरोकार संस्थान एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने अपने एक रिपोर्ट में कहा है कि 2016 से लेकर 20 के बीच में चुनावों के समय में कांग्रेस पार्टी के 170 विधायकों ने दूसरे दलों में शामिल हो गए हैं, जबकि भाजपा के सिर्फ 18 विधायक दूसरी पार्टी में शामिल हुए हैं। एडीआर की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2016 से लेकर 20 के दौरान पाला बदलकर फिर से चुनावी मैदान में उतरने वाले 405 विधायकों में से 182 भाजपा में शामिल हुए, 28 विधायक कांग्रेस पार्टी में और 25 विधायक तेलंगाना राष्ट्र समिति में शामिल
शामिल हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 5 लोकसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हुए। तो 2016 से 20 के बीच में 7 राज्यसभा के सदस्यों ने दूसरी पार्टी में गए हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़कर। एडीआर की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 170 से ज्यादा विधायक कांग्रेस पार्टी को छोड़कर गए हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के शासन आने के बाद 2016 के बाद किस तरह से कांग्रेस पार्टी के विधायकों का बीजेपी में जाने का दौर लगातार जारी है। यानी कांग्रेस नेतृत्व को इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेना चाहिए और काफी गंभीर मामला ये है। और एक और जानकारी की माने तो 4 साल में कांग्रेस पार्टी के 170 एमएलए के पार्टी छोड़ने के दावे के बाद दूसरी पार्टियों ने भी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। और एक और जानकारी की माने तो असम के अंदर कर्मचारियों के द्वारा कहा गया कि बीजेपी ने हमारी मांगे नहीं मांगनी, इसीलिए बीजेपी को वोट इस बार नहीं देंगे। सर्बानंद सोनोवाल सरकार को झटका देते हुए राज्य में बंद हो चुकी 2 पेपर मिल के करीब 1800 कर्मचारियों ने बीजेपी को वोट नहीं देने का ऐलान किया है। इन कर्मचारियों ने कहा है कि 2 मिल को फिर से खुलवाने के वादे पर बीजेपी अपना वादा पूरा करने में नाकाम रही है और इसीलिए नाराज कर्मचारियों ने पार्टी के खिलाफ अभियान भी छेड़ दिया है। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हिंदुस्तान पेपर मिल और नौगांव पेपर मिल को पुनः जीवित करने की वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। एक और अपडेट की माने तो दुनिया में ज्यादातर देशों के अंदर अर्थव्यवस्था अभी भी उभरने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसे में क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है और इस तरह से खबरें जो सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि दुनिया में ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था 2022 से पहले पटरी पर लौटने वाली नहीं है। भारत को लेकर भी कई सारे सवाल है और कई सारे अंदेशा जताए जा रहे हैं कि क्या वाकई 12% की ग्रोथ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि सरकार की नीति तो ऐसी दिखाई नहीं दे रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और डिमांड पता नहीं कैसे बढ़ेगा और इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, ये जवाब तो सरकार को देना ही चाहिए। एक और अपडेट की माने तो पंजाब में 169 दिनों से रेलवे ट्रैक पर बैठे किसानों ने अपना आंदोलन समाप्त करने का फैसला लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब फसलों के काटने का दौर शुरू हुआ है और इसीलिए किसान नेताओं ने ट्रेन को चलने को लेकर अलाउ कर दिया है। और इसी के साथ में आपको बताते चले, टीएमसी के नेता मदन मित्रा बोले, कहा यह घटना कहीं और होती तो हो जाता गोधरा कांड। ममता बनर्जी को लेकर जो खबरें सामने आ रही है उस पर मदन मित्रा की ओर से आया है बयान। इसी के साथ में आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें मुख्यमंत्री सेल्फी ले रहे हैं। और ऐसे तस्वीर के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के द्वारा ली जा रही तस्वीर को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्य हैं उन पर केवल फोटो खिंचवा रही है बीजेपी। इसी के साथ में बिहार में तेजस्वी यादव का दावा, कहा बिहार में 64% मंत्री दागी हैं और अवैध शराब बेचना सबसे बड़ा मुनाफे का काम उनका है, सबसे बड़ा व्यवसाय है। इसी के साथ में टीएमसी ने ममता बनर्जी पर हमले की शिकायत इलेक्शन कमीशन में की है, तो बीजेपी के साथ इलेक्शन कमीशन के 60 गांठ को लेकर भी आरोप लगाए हैं। एक और जानकारी की माने तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो से फोन पर बातचीत के लिए बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने फोन किया है। दरअसल डॉक्टरों की मुताबिक रात को शुरू की गई चिकित्सीय जांच के बाद उनके बाएं पैर में हड्डी में गंभीर चोट आने के बाद प्लास्टर किया गया है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सांसद की तरफ से ममता बनर्जी को फोन करके उनका हालचाल जानने का भी प्रयास किया गया है। एक और जानकारी की माने दोस्तों तो एशिया इलेक्ट की तरफ से कराए गए ओपिनियन पोल के नतीजे बताते हैं कि केरल के अंदर लेफ्ट पार्टी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। यानी 82 सीटें लेफ्ट पार्टी को मिल सकती है, लेफ्ट के पूरे गठबंधन को मिल सकती है। यूडीएफ यानी कांग्रेस पार्टी गठबंधन को 56 सीटें और एनडीए गठबंधन को 1 सीट और अदर्स को भी 1 सीट मिल सकती है। इसी के साथ में सारी बड़ी अपडेट आज इसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे दबाइए, मेरे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहें दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।